डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इरिगेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमने हमारे पहले वीडियो के अंदर से पहले वैरायटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ रहे थे, हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि हमारे क्रॉप को हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे, कैसे उसको बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या पढ़ लिया था, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था हमने इसके अंदर? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ लिया था। और अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? इरिगेशन का मतलब क्या होता है? हम पानी देना, सिंचाई करना, वाटरिंग टू द प्लांट्स, वाटरिंग टू द क्रॉप्स। हम क्रॉप्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो उसे हम क्या नाम देंगे? इरिगेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इरिगेशन। या हम कैसे भी कह सकते हैं टू सप्लाई द वाटर, टू सप्लाई द वाटर टू क्रॉप्स। क्रॉप्स को पानी सप्लाई करना, वो चीज भी क्या कहलाई जाएगी? इरिगेशन कहलाई जाएगी, सिंचाई करना कहलाई जाएगी। अब आप मुझे बताना, हमारे इंडिया के अंदर जो भी इरिगेशन, जैसे कि हमने सिंचाई कर रहे हैं, अनलेस अगर हमारी बात करेंगे क्रॉप्स वाटर के लिए, ठीक है, फॉर वाटर, क्रॉप्स मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है? आप देखोगे हर फार्मर के पास इरिगेशन मेथड्स नहीं होते हैं, तो जो हमारे पास में फॉर वाटर क्रॉप्स मेनली किसके ऊपर डिपेंड करेगी? रेन वाटर के ऊपर डिपेंड करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेन वाटर। जो मॉनसून के अंदर बारिश आती है मोस्टली, उसी के टाइम पे क्या होती है बेटा, हमारी जो मोस्टली फार्मर्स है उसी पानी के ऊपर, रेन वाटर के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। अगर बारिश अच्छी नहीं आती है तो उस साल के हमारी जो क्रॉप्स होती है वो सारी की सारी खराब हो जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे टेक्निक्स आ गई है तो हमारी क्रॉप डैमेज ना हो, और साइंटिस्ट ने ऐसी भी क्रॉप बना दी जो ड्रॉट रेजिस्टेंस है, जो अगर पानी की कमी है तो भी ग्रो कर जाएंगी। ठीक है, तो लेकिन हमें यहाँ पे अगर रेन वाटर नहीं आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, अभी बारिश नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे। क्या करेंगे? सिंचाई। इसीलिए क्या टेक्निक्स क्या आए बेटा? इरिगेशन मेथड्स आए हैं। क्या है यहाँ पे? इरिगेशन मेथड्स आए हैं। सबसे पहले हम बात, सबको पता है हम सिंचाई किस से करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट इरिगेशन मेथड्स। सबको पता है भाई, व्हाट आर द डिफरेंट इरिगेशन मेथड्स, कौन कौन से हो गए भाई। आप खेत है हमारे पास, या तो हम किससे भी कुआं खोद लेते हैं, वेल हो जाता है, दो तरह के वेल आएंगे, या हम किससे कर देते हैं? कैनाल से कर देते हैं। किससे कर देते हैं बेटा? कैनाल से। या हम क्या कहेंगे? रिवर लिफ्ट वैली। क्या कहेंगे हम? रिवर लिफ्ट वैली कह देंगे हम। ठीक है बेटा। या फिर अगर हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन मेथड आजकल हम क्या करते हैं? स्प्रिंकलर मेथड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? हम स्प्रिंकलर मेथड्स आ जाते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं। वेल का मतलब सबको पता है, वेल का मतलब क्या होता है? कुआं। क्या होता है? कुआं। अब ये दो तरह के वेल आते हैं, एक हमारे पास क्या आएगा? डग वेल आएगा, और एक हमारे पास क्या आता है? ट्यूबवेल आता है। क्या आता है? ट्यूबवेल। डग वेल मतलब जो हम खेत के अंदर एक बड़ा सा कुआं खोद देते हैं। हमारे खेत के अंदर कुआं होता है ना, कुआं हमने मतलब कि गहराई तक कुआं खोद, जहाँ पे पानी आया वहां पे है, और वहां से हम एक मोटर का सप्लाई कर देते हैं, और वहां पे हम क्या कर देते हैं? अपने अलग अलग पाइप बिछा देंगे और वहां से क्या कर देते हैं? पानी की सप्लाई कर देंगे। डग मतलब खोदना, कुआं खोदना, जो हमारे बड़े कुएं होते हैं उसे हम डग वेल कहेंगे। ट्यूबवेल आपको सबको पता है, ट्यूबवेल मतलब क्या होता है? इतना गहरा खोदा नहीं जाएगा। ट्यूबवेल के अंदर एक्चुअली में क्या होता है आपको सब पता है? समर्सिबल पाइप जिसे आप यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? समर्सिबल, वो डीप स्ट्रेटा तक जा सकता है। यहाँ हम इतनी ज्यादा नहीं खोद सकते उसको। ठीक है, डीप स्ट्रेटा जो गहराई तक होता है वहां पे नीचे मोटर फिट की जाती है, वहां से पानी को अपलिफ्ट करती है, और ऐसे ही क्या होता है? पाइप से हम उसे अपने पूरे खेतों के अंदर सप्लाई कर देते हैं। तो याद रखना, जो बड़ा कुआं होगा उसे हम डगवेल कहेंगे, जो नॉर्मली आजकल सब हम करते हैं वो ट्यूबवेल होगा। समर्सिबल पाइप जिसे आप क्या देते हो, ये क्या होगा? ट्यूबवेल। इरिगेशन के मेथड्स है। कैनाल मेथड आता है। कैनाल मतलब नहर। कैनाल मतलब नहर, जो एक रिवर जा रही होती है, रिवर से कैनाल निकाल दी जाती है, और उस कैनाल से अलग अलग फील्ड के अंदर क्या कर दी जाती है? सप्लाई कर दी जाएगी। उसे हम क्या कहेंगे? कैनाल कहेंगे। क्या कहेंगे? कैनाल। जहाँ पे मेन रिवर सोर्स नहीं है उससे क्या निकाली जाती है? नहर निकाली जाती है, और वो नहर अलग अलग मतलब कि हमारी गांव में लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, वो सबको पता है, वहां से फिर क्या जाएगी? मेन फील्ड के अंदर वो सप्लाई हो जाती है। ये हम क्या कह रहे हैं? कैनाल कह रहे हैं। रिवर लिफ्ट वैली।
रिवर में लिफ्ट वैली मतलब जहाँ पे कैनाल नहीं है, डायरेक्ट रिवर है वहां पे। तो रिवर के अंदर क्या होती है, बिल्कुल पास में यहाँ पे कुएं के अंदर, तो यहीं पे मोटर फिट कर दी जाती है, पानी को निकाल लिया जाता है, अलग अलग जगह पे इसको सप्लाई कर दिया जाता है। इसे हम क्या नाम देंगे, रिवर लिफ्ट वैली कहेंगे। फिर अगर हम बात करेंगे स्प्रिंकलर मेथड, इनके अंदर अगर हम बात करें, देखो वेल के अंदर, कुएं के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो ये हमारा सबसे बेस्ट मेथड होता है। आप एक कॉमन सी बात है, हमने यहाँ पे पानी निकाला एक बड़ा सा, आप देखते हो खेतों के अंदर यहाँ से, तो पानी कंटिन्यू बहता रहेगा, पाइप छोड़ दो, कहीं पे पानी कम होगा, कहीं पे ज्यादा होगा। इस पास वाले एरिया को तो ज्यादा पानी मिल जाएगा, दूर वाले एरिया को ज्यादा पानी नहीं मिलेगा। ऐसे ही कैनाल को भी हम हर जगह पे नहीं लेके जा सकते, ठीक है। यहाँ पे हमारे खेत के अंदर एक है, यहाँ पे हमने पाइप लगा लिया, आगे वाले को ज्यादा मिल जाएगा, पीछे वाले को नहीं मिलेगा। रिवर लिफ्ट वैली भी है कि हाँ, एक को बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, बट इन द स्प्रिंकलर मेथड के अंदर क्या होता है, पूरे फील्ड के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होता है। क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होता है, वेस्टेज नहीं होती है वाटर की, नो वेस्टेज ऑफ वाटर, वाटर की वेस्टेज नहीं होती है यहाँ पे, वो हम क्या कहेंगे, स्प्रिंकलर मेथड। इसके अंदर अगर हम यहाँ पे भी यूज करते हो, किसी से कनेक्ट हो रखी है पूरे खेत के अंदर, हम क्या करते हैं, जो हमारे खेत होते हैं उसके अंदर हम पाइप को डिप लगा देते हैं, और वहां से स्प्रिंकलर, ये बड़े बड़े यहाँ पे पाइप आएंगे और रोटेट करेगा, पानी क्या होगा, इक्वल अमाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट, फवारे से चलते रहते हैं, ताकि हर एक जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके पानी का, और पानी वेस्ट ना हो। द बेस्ट टेक्निक ऑफ द इरिगेशन इज द स्प्रिंकलर मेथड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नो वेस्टेज ऑफ वाटर, किसी को ज्यादा मिल रहा था, किसी को कम पानी मिल रहा था, अब यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रहेगा। क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये हमने क्या बात कर ली, इरिगेशन मेथड्स। हमने क्या कहा, वेल आपको पता होना चाहिए, वेल डग वेल कहेंगे, और एक हम ट्यूब वेल, कैनाल हो गया, रिवर लिफ्ट वैली हो गया, क्या हो गया, स्प्रिंकलर मेथड। आजकल एक और मेथड का यूज करते हैं, ड्रिप इरिगेशन मेथड। किसका यूज करेंगे बेटा, ड्रिप इरिगेशन मेथड का भी यूज करते हैं। जो ड्रिप इरिगेशन मेथड होती है, ड्रिप मतलब ड्रॉप टू ड्रॉप, जैसे आप लोगों ने कभी ग्लूकोज वगैरह चलाया देखा है आपने, तो उसके आप ड्रिप टू ड्रिप पानी, ड्रिप टू ड्रिप आती है कि बूंद बूंद आती है, वैसे ही इसमें बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता, ये इससे भी ज्यादा आती है, बट ये मेनली क्रॉप्स के लिए यूज की जाती है। और अगर इसको हम यूज करेंगे तो जो हमारी फ्रूट्स की क्रॉप है, ये हम जनरली जो हमारी फूड है, जो ग्रेन्स आते हैं, सीरियल्स आते हैं, उनके लिए हम ये यूज करेंगे। जो हमारी फ्रूट क्रॉप्स होगी उसमें हम क्या यूज कर देते हैं, ड्रिप इरिगेशन मेथड। यहाँ पे नीचे करके बूंद से बूंद क्या है, इसमें तो फवारे चलकर यहाँ से ड्रिप टू ड्रिप क्या आता है, ऐसे ही से हमारे क्या हो गए, ट्रीज हो गए, यहाँ इस तरह से क्या होगी, ये पाइपलाइन बिछाई जाएगी सॉइल में, और यहाँ ड्रिप टू ड्रिप पानी आता रहेगा, और पानी की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होती है यहाँ पे। तो ये ड्रिप इरिगेशन, बट इट इज सुटेबल फॉर द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल क्रॉप्स, एंड दिस इज द स्प्रिंकलर मेथड व्हिच इज फॉर द सीरियल क्रॉप्स। ओके बेटा, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, इरिगेशन मेथड्स पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए, इरिगेशन मेथड। आपको पूछेंगे इरिगेशन है क्या, तो आप क्या कहोगे, फसलों को पानी देना, टू सप्लाई द वाटर टू क्रॉप्स, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, इरिगेशन कह रहे हैं। वेल है, कैनाल, रिवर लिफ्ट वैली वगैरह क्या आ गया बेटा, स्प्रिंकलर मेथड आ गया, ड्रिप इरिगेशन मेथड भी आ गया, और इनके बारे में नाम लिखने आएंगे, और आप इनको डिस्क्राइब भी कर देना। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? अब जो थर्ड आता है प्रोडक्शन के अंदर, हमने दो चीजें पढ़ ली, न्यूट्रिएंट के बारे में, रिप्लेसमेंट के बारे में, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ लिया, और हमने इरिगेशन के बारे में पढ़ लिया। किसके बारे में पढ़ लिया हमने, इरिगेशन के बारे में पढ़ लिया। और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आजकल हम क्या करते हैं, क्या करेंगे बेटा, हम क्रॉपिंग पैटर्न का भी यूज करते हैं। किसका भी यूज करेंगे, हम क्रॉपिंग पैटर्न का भी यूज करेंगे, कि हम किस तरह से क्रॉप को ग्रो करें, हम किस तरह से क्रॉप को ग्रो करें, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, क्रॉपिंग पैटर्न कहलाई जाएगी। इसको हम 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे पहला हम क्या बात करेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग, दूसरी हम क्या बात करेंगे, इंटर क्रॉपिंग, एंड थर्ड नंबर पर हम क्या बात करेंगे, क्रॉप रोटेशन। क्या बात करेंगे हम यहाँ पर, क्रॉप रोटेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, क्रॉप रोटेशन। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया बेटा, मिक्स्ड
क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। मिक्स्ड का मतलब क्या होगा? मिक्स्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे 2 या 3 तरह के, मोस्टली हम 2 टाइप के सीड, ग्रोइंग ऑफ more than one type of crop in a field in a same time। एक ही टाइम में हम एक से ज्यादा तरह की क्रॉप को ग्रो करेंगे, ठीक है, नॉट, ठीक है, उसे हम क्या नाम देंगे? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? मिक्स्ड। ये एक फील्ड हो गया, ये खेत हो गया है। अब मेरे पास मेनली अगर मैं बात करूं, कॉमनली जो करेंगे वीट एंड ग्राम को ग्रो कर सकते हैं, चने को कर सकते हैं, वीट एंड मस्टर्ड को ग्रो कर सकते हैं, वीट एंड मस्टर्ड को ग्रो कर सकते हैं। अब मेरे पास मैंने वीट के भी ले लिए, मस्टर्ड के भी सीड ले लिए, मैंने दोनों चीजों के सीड ले लिए, मिक्स कर लिए। अब मैंने उनको क्या किया? प्लफिंग कर दी, बो दिए। अब 2 सीड तो ये वीट के आ गए, 2 हमारे पास ऐसे वीट के आ गए, कहीं पर किसके आ गए बेटा? मस्टर्ड के आ गए, कहीं पे मस्टर्ड के आ गए, कहीं पे वीट के आ गए, कहीं पे तो किसके आ गए बेटा? मस्टर्ड के आ गए, कहीं पे वीट के आ गए। तो मिक्स्ड पैटर्न के अंदर है, किसके अंदर है? मिक्स्ड। रेगुलर कोई पैटर्न नहीं है, इन्हें मिक्सिंग के अंदर से क्या नाम देंगे? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? मिक्स्ड क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ more than one type of crop in same field in same time but in a regular manner। बस ये याद रख लेना, but in a regular manner। या हम क्या कह रहे हैं? in a row। किसके अंदर हम ग्रो कर रहे हैं? उसको एक रो में ग्रो कर रहे हैं। किसके अंदर ग्रो कर रहे हैं? एक रो के अंदर। वो चीज क्या कहलाई जाएगी? इंटरक्रॉपिंग कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? इंटरक्रॉपिंग। ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ, ये सेम है लेकिन इसका कोई मैनर नहीं है, नॉट इन अ मैनर। इसे हम कोई मैनर के अंदर ग्रो नहीं करवा रहे हैं, मिक्स कर दे, कहीं पे वीट का आ रहा है तो कहीं पे मस्टर्ड का आ रहा है, बट इसे हम एक रेगुलर मैनर में, ये हमारा सेम फील्ड था, मैंने लिया यहाँ पे 2 रो, तो मैंने किसकी कर दी है? वीट की कर दी है। किसकी कर दी है? वीट की कर दी है, ठीक है। 2 रो मैंने ग्राम को साथ लगाया, कुछ किसी को भी, ये मैंने 2 रो किसकी कर दी है? ग्राम की कर दी है। 2 रो किसकी कर दी है? ग्राम की। 2 रो किसकी कर दी है? वीट की। एक रेगुलर मैनर में हो गया, किसके अंदर हो गया बेटा? एक रेगुलर मैनर के अंदर हो गया। इसे हम क्या नाम देंगे? इंटरक्रॉपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? हम इंटरक्रॉपिंग कहेंगे। तो इसके अंदर मिक्स्ड क्रॉपिंग है, इसके अंदर इंटरक्रॉपिंग है। आपको बेनिफिट किसके अंदर लग रहा है? इन दोनों में से बेस्ट कौन होगी? इंटरक्रॉपिंग होगी। अब इनमें क्या दिक्कत आएगी? कि हमारी क्रॉप ये अलग टाइम पे मैच्योर हो रही है, अलग टाइम पे हम तो उसको हार्वेस्ट, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आती है? हार्वेस्ट के टाइम पे प्रॉब्लम आती है। ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। भाई अब ये क्रॉप है, 2 वीट के इकट्ठा करने के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे आए हैं, तो हार्वेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। बट इसके अंदर हमें नहीं, भाई 2 रो है पूरी हमने हार्वेस्ट कर ली, या फिर हमने वीट की इस तरह से हार्वेस्ट कर ली, तो हमें इसमें हार्वेस्टिंग के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं इसके अंदर हार्वेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई मेरी बात समझ बेटा? तो ये याद रखना। बट इन दोनों के अंदर तुमसे क्वेश्चन इसको क्या करेंगे? आपको डिफाइन करना पूछेंगे कि मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या हो गई है, इंटर क्रॉपिंग क्या हो गई है। ओके बेटा, अब तुमसे आएगा एडवांटेज भी बता देना, ठीक है। एडवांटेज क्या होगा? एक ही टाइम में दोनों के सेम एडवांटेज है, हम दोनों को क्या कर सकते हैं? एक से ज्यादा क्रॉप को ग्रो करवा सकते हैं। अब इसके अंदर हम इनमें किससे बचा सकते हैं? पेस्ट से भी बचा सकते हैं और इंसेक्ट से बचा सकते हैं। पेस्ट से और इंसेक्ट से, क्योंकि अगर मान लो हमारे पास हमने कहा भाई वीट की है, सेम, दोनों की सेम एडवांटेज आती है, दोनों की सेम ही एडवांटेज आती है। एक ही बार में हम एक से ज्यादा क्रॉप को ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा अगर हम इनमें बात करेंगे तो हम इनको पेस्ट या इंसेक्ट से बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? मान लो ये वीट है, ये हमने ग्राम की ली है, अब कोई एक इंसेक्ट होता है तो वीट की क्रॉप को खा रहा है, तो वो वीट की क्रॉप को ही खाएगा, ग्राम की क्रॉप को नहीं खाता।
अगर हम यहाँ पर इमेजिन करो सारी की सारी एक ही बार में वीट की क्रॉप हमारे पास में ग्रो हो जाती, कोई इंसेक्ट आता और उस वीट को खा जाता, तो पूरे वीट को ही खा जाता, हमारा पूरा फील्ड खराब हो जाता, हमारी पूरी मेहनत खराब हो जाती। बट ये इसमें क्या होता, कम से कम हमारी एक बार एक क्रॉप तो बच जाएगी, ग्राम की क्रॉप तो बच जाएगी। और साथ में हम इसके अंदर हमेशा एक नाइट्रोजनस क्रॉप लेते हैं जो क्या करती है, लेग्यूमिनस फैमिली से जो नाइट्रोजन की सप्लाई करेगी, तो हमें इसके अंदर नो नीड ऑफ मोर फर्टिलाइजर्स, हमें यहाँ पे फर्टिलाइजर्स भी स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स की जरूरत पड़ रही है, किसकी जरूरत भी नहीं पड़ रही बेटा, हमें यहाँ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स की जरूरत भी हमें यहाँ पर नहीं पड़ रही है। आ रही है ना मेरी बात समझ में? तो एडवांटेज में हमने क्या कहा भाई, एक ही साथ हम दो ज्यादा क्रॉप को ऑब्टेन कर सकते हैं, हम उन्हें पेस्ट से बचा सकते हैं, हमें उनके अंदर फर्टिलाइजर सप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, अब जो तुमसे क्वेश्चन जो मोस्टली पूछते हैं, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू चूज द क्रॉप फॉर मिक्स्ड, या किन्हीं के लिए भी, मिक्स्ड के लिए बात करें, इंटर के लिए बात करें या क्रॉप रोटेशन के लिए बात करें, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। इससे पहले क्राइटेरिया से पहले मैं तुम्हें क्रॉप रोटेशन बता देती हूँ। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होगा, रोटेट करके, एक बार हमने एक क्रॉप ग्रो करवाई तो दूसरी बार हम दूसरी क्रॉप करवाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ क्रॉप in a same field, एक ही टाइम नहीं करेंगे बट in a same field in alternate manner, रटना नहीं बेटा, आपको कोई भी चीज को रटना नहीं है। इसमें हमने क्या कहा भाई, एक ही टाइम पे एक ही फील्ड में हम ग्रो करवाएंगे, बट यहाँ एक ही फील्ड में तो ग्रो करवा रहे हैं बट एक टाइम में ग्रो नहीं करवा रहे। अल्टरनेट मैनर, हमारे यहाँ आसपास जो चीज चलती है वो क्रॉप रोटेशन चलती है। आप ध्यान देना बेटा, आप ध्यान दें। अब गर्मी का मौसम है, अब हमने क्या बोया हुआ है, बाजरा बोया हुआ है, मिलेट बाजरा बोया हुआ है, पूरे में हमने क्या कर दिया, मिलेट बोया। अब जैसे सर्दी आ जाएंगी, फिर क्या आ जाएंगे हमारे पास में, सर्दी आ जाएंगे, तो ये अल्टरनेट होगा। उसी फील्ड के अंदर हमने बाजरे को निकाला है, फिर हमने क्या कर दिया, वीट को ग्रो कर दिया है। क्या ग्रो कर दिया, वीट को। तो ये हमने क्या कहा, ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ द क्रॉप इन द सेम फील्ड इन अल्टरनेट मैनर। एक सीजन में अगर हमने वहां पे वीट की ग्रो करवाई तो दूसरे सीजन में हम क्या करवा देते हैं, मिलेट करवा देते हैं। फिर दूसरे सीजन में अगर वीट की भी नहीं करवाए तो मस्टर्ड की करवा सकते हैं। तो इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, क्रॉप रोटेशन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्रॉप रोटेशन। तो मिक्स में हमने क्या कहा, ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ द क्रॉप इन द सेम फील्ड इन द सेम टाइम। ओके, इसमें आप अगर बात करेंगे ग्रोइंग ऑफ द मोर देन वन टाइप ऑफ द क्रॉप इन सेम फील्ड इन सेम टाइम इन अ रेगुलर मैनर। और इसमें हमने क्या कहा, इन अल्टरनेट मैनर। 1 ईयर रोटेशन कर सकते हैं, 2 ईयर रोटेशन कर सकते हैं, मर्जी होती है हमारे। तो हमारे आसपास जो हम मोस्टली करते हैं वो क्रॉप रोटेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, क्रॉप रोटेशन करेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को बेटा, वेरी गुड। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, बता द क्राइटेरिया, कि क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। पहला क्राइटेरिया तो क्या होना चाहिए, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हम एक ही तरह की क्रॉप ग्रो करवा रहे हैं। यहाँ पर मेन इनके अंदर अगर हम बात करेंगे, इन दोनों का जो हार्वेस्टिंग मैच्योरेशन पीरियड है, द मैच्योरेशन पीरियड शुड बी डिफरेंट। मैच्योरेशन पीरियड शुड बी डिफरेंट। ये मेनली जो दो कंडीशन बताई है हमने इसके लिए बताई है। मैच्योरेशन पीरियड कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। भाई हमने यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग में कैसे लगा ली, वीट लगा ली और ये ग्राम लगा ली है। अब अगर दोनों सेम टाइम पे होगी, हार्वेस्ट करोगे, तो हार्वेस्टिंग में क्या दिक्कत आएगी, भाई हम पहले इसको हार्वेस्ट करें, इसको हार्वेस्ट करें। अब इमेजिन करो ये तो पहले पक गई, ये बाद में पकेगी। पहले पकी हुई को हम जल्दी से ले लेंगे ना, और फिर ग्राम को थोड़े दिन बाद ले लेंगे, तो इससे हमें हार्वेस्ट में दिक्कत नहीं आएगी। देन नो प्रॉब्लम इन हार्वेस्टिंग। क्लियर सारे बच्चों को। सेकंड, अगर हम बात करेंगे इनका डिफरेंट कंडीशन ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट सप्लाई, हम ये भी इसी के लिए है भाई।
जैसे हमने एक को तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, एक को बहुत कम पानी, मैंने दोनों को ही बराबर पानी, दोनों की अलग अलग कंडीशन होनी चाहिए पानी ऑब्टेन करने की और न्यूट्रिएंट की। अगर फिर उसमें अगर हम एक में तो हमने जो पानी सप्लाई किया एक तो ज़्यादा ले रहा है एक कम, तो हमारा मेंटेन हो जाएगा, फिर हमें नहीं तो बहुत एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा पानी सप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे न्यूट्रिएंट का हमें करना पड़ेगा। और जो थर्ड जो आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट, ये इसी के लिए इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे मेनली। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे हम इनकी साथ में इन क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग या किसी भी क्रॉप में हमें वन क्रॉप शुड बी कैसी होनी चाहिए, लेग्यूमिनस फैमिली से होनी चाहिए। वन क्रॉप शुड बी बिलोंग टू लेग्यूमिनस फैमिली, किससे बिलोंग होनी चाहिए, लेग्यूमिनस। आपको पता है पी वगैरह मटर की जो भी आते हैं इन सब के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया रहेगा, राइजोबियम, और ये नाइट्रोजन फिक्स करके दे देगा। इससे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं रह पाती है, इससे क्या नहीं रहेगी, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, हमें फर्टिलाइजर्स मैन्यूर स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसके लिए मेन कंडीशन आती है और आप हमेशा क्राइटेरिया इन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो हम एक ही तरह की क्रॉप ग्रो करवा रहे हैं, तो वो चीज उसकी पानी की कंडीशन से कैसे भी सप्लाई में से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मैचुरेशन पीरियड भी सबका सेम ही रहेगा। बट ये कंडीशन मेनली आते हैं इसके लिए, मैचुरेशन पीरियड शुड बी डिफरेंट ताकि हार्वेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए, डिफरेंट कंडीशन होनी चाहिए फॉर वाटर न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए, और वन क्रॉप शुड बी लेग्यूमिनस। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई वन क्रॉप इज लेग्यूम इन मिक्स्ड इंटर या क्रॉप रोटेशन, तो आपको करना है लेग्यूम फैमिली से, वहां पे राइजोबियम बैक्टीरिया रहेगा, कौन सा बैक्टीरिया रहेगा, राइजोबियम, और वो सॉइल किसके अंदर रिच रहेगी, नाइट्रोजन के अंदर रिच रहेगी, किसके अंदर रिच रहेगी, नाइट्रोजन के अंदर रिच रहेगी। तो ये हमने क्या पढ़ लिया बेटा, क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया हमने इसके अंदर, ये क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ लिया है। क्लियर है सारे बच्चों को। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट आता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आता है। क्या आता है यहाँ पे हमारे पास में, ऑर्गेनिक फार्मिंग। आजकल देखो हम हमारे क्रॉप्स पे फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा स्प्रे कर देते हैं और वो आज हमें ही नुकसान पहुंचा रही है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, फार्मिंग द ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स ठीक है, इन विच नो यूज ऑफ, किसका यूज नहीं करेंगे, नो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, किसका यूज नहीं करेंगे, ना तो फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, ना ही किसका यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स का, ना ही किसका यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, किसी का भी यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम किसका यूज करेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स का। किसका यूज करेंगे हम, बायो फर्टिलाइजर्स का। किसका यूज करेंगे हम, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे। और किसका यूज करेंगे, बायो पेस्टिसाइड्स का। या किसका यूज करते हैं, उसके अंदर हम क्रॉपिंग पैटर्न का यूज करेंगे, और फर्टिलाइजर्स की जगह हम क्या स्प्रे करेंगे, वहां पर मैन्योर स्प्रे करेंगे। वो फार्मिंग क्या कहलाई जाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये वो फार्मिंग होगी जिसके अंदर हम फर्टिलाइजर, जो केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड केमिकल्स होते हैं। आजकल देख ले बच्चों की बोन्स वीक होती है, क्यों हो रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड हम स्प्रे करते हैं। हम क्रॉप को कितना भी वॉश कर ले वो उसकी सेल के अंदर जा चुकी रहती है, हमने उसे खाया, हमारी बॉडी उसे किसी भी तरह बाहर नहीं निकाल पाती है, धीरे धीरे वो हमारी बॉडी में जमा होने शुरू हो जाते हैं और हमारी बॉडी को नुकसान करना शुरू कर देते हैं। तो वो आजकल जैसे हम पहले टाइम पे करते थे, बहुत जब हमारे पास टेक्निक्स नहीं आई थी, तो उन्हीं चीजों का यूज करने लगे। बायो फर्टिलाइजर्स में किसका यूज करेंगे, इससे हमने लेग्यूमिनस फैमिली को ग्रो कर दिया है। इसके अंदर क्या हो गया, नाइट्रोजन, राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया एज अ बायो। बायो का मतलब क्या हो गया, लिविंग फर्टिलाइजर, जो लिविंग एजेंट व्हिच एक्ट एज अ फर्टिलाइजर। तो राइजोबियम बैक्टीरिया आ जाता है बेटा इसके अंदर, और ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगी। क्या आ जाएगी इसके अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगी। ओके बेटा, लिविंग और बायो पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या हो गया, सिर्फ पेस्ट को करने के लिए आपको पता है हम नीम वगैरह, हल्दी होती है, टर्मरिक होती है,
उसको स्प्रे कर देते ताकि पेस्टिसाइड वहाँ पे ना लगे। और क्रॉपिंग पैटर्न मैंने अभी आपको बताया और मैन्योर्स भी हम आपको बता चुके हैं। तो ये फार्मिंग जिसके अंदर हम किसका यूज नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम किसका यूज करेंगे, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स, क्रॉपिंग पैटर्न एंड मैन्योर्स का यूज करेंगे। वो फार्मिंग क्या कहलाई जाएगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाई जाएगी। तो इसी के साथ हमारा क्रॉप प्रोडक्शन पूरा होता है। तो हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हमने पढ़े न्यूट्रिएंट्स जो 16 नंबर के अंदर थे, 16 नंबर माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर डिवाइड किया। जब लार्ज को प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटी के अंदर चाहिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। ओके बेटा, देन न्यूट्रिएंट नहीं है सॉइल के अंदर, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए हमने इसमें के अंदर क्या क्या यूज किया है, हमने मेनली जो यूज किया है इसके अंदर बेटा वो हमने क्या यूज किया है, यहाँ पर मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स। देन हमने क्या यूज, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर स्प्रे कर दिया, अब हमें क्या करना है, उसको सिंचाई करना है, इरिगेशन हमने यहाँ पे पढ़ा। और उसके बाद हम एक और चीज को अपना सकते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड द क्रॉप रोटेशन। जो हमारे यहाँ पे यूज की जाती है वो क्रॉप रोटेशन यूज की जाती है, जो बेस्ट भी होती है। एंड थर्ड अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या पढ़ लिया, यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ ली। क्या पढ़ लिया हम, ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। तो हमारा थर्ड मैनेजमेंट यहाँ पे रह जाएगा, और थर्ड मैनेजमेंट हमारे पास क्या आएगा, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट आएगा। ओके, कि हम किस तरह से बचाएंगे हमारी क्रॉप को, हमने उसकी वैरायटी बना ली, हम उसकी प्रोटेक्शन पे ध्यान देने हैं। अगर उसके ऊपर पेस्ट, बैक्टीरिया, फंगस यही लग जाएंगे तो फिर हमारी क्रॉप खराब हो जाएगी। तो तीसरा जो मैनेजमेंट आता है वो क्या आता है, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्लियर है सारे बच्चों को, ओके।